2009 में 20,000 करोड़, 2014 में बढ़ के 30,000 करोड़ और 2019 में 60,000 करोड़। 2019 में जो इंडिया में इलेक्शंस हुए थे उसका खर्चा 60,000 करोड़ रुपए था, जिसमें सरकारी खर्च मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है 20%, यानी कि कुछ 12,000 करोड़ का। बाकी सारा पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ने खर्च किया था अपने चुनाव की एडवर्टाइजमेंट्स और वोट्स खरीदने में। उस समय इंडिया का 2019 का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बन गया था और यही इलेक्शन 1.5 महीने पहले इंडिया में फिर से हुआ, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 60,000 करोड़ से 225% ज्यादा, करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेट्स है, रियल फिगर्स इससे बहुत अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम 2024 के इलेक्शंस के खर्चों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ये पैसा इतना आ कहां से रहा है, कौन कौन खर्च कर रहा है, कहां कर रहा है, क्यों कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फायदे नुकसान क्या है। देश के बड़े लोग अपने पैसा किस तरीके से यूज करते हैं, आज की वीडियो में आप समझ जाओगे। इलेक्शंस में लोग खर्च अपने अपने काम और फायदों के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इलेक्शन सरकार के लिए तो काम है, पर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और बिजनेसमैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उनका फायदा निकालने की। सरकार को इलेक्शंस करवाने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है कई अलग अलग तरीकों से। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो आजकल के पढ़े लिखे यंग लोगों को भी शायद नहीं पता है कि अगर सरकार 1 रुपया भी खर्च कर रही है, आप उसका पूरा हिसाब देख सकते हो सरकारी वेबसाइट्स पे, खासकर गवर्नमेंट के बजट की वेबसाइट पे। सरकार किस तरफ कितना खर्च कर रही है, हर चीज का हिसाब वहां लिखा होता है। तो न्यूज में, टीवी डिबेट्स में अगर आप सुनते हो कि सरकार ने यहाँ पे इतना खर्च कर दिया, यहाँ पे इतना पैसा उड़ा दिया, टैक्स पेयर्स का पैसा, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये सारा डेटा फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, बस सब लोग चेक नहीं करते हैं। अब इलेक्शंस के लिए पैसा सरकार इलेक्शन कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू देती है। अब इसके 2 सेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखता है, जहां पे उन्हें नए ईवीएम्स खरीदने होते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, पोलिंग बूथ सेटअप करना होता है देश के हर कोने में, और मिनिस्ट्री सिक्योरिटी और बाकी चीजें मैनेज करती है। और इस तरीके से सरकार के हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं एक इलेक्शन करवाने में। 2019 में सरकार के 12,000 करोड़ रुपए लगे थे और इस साल ये एस्टिमेट्स और भी बहुत ज्यादा है। फिर आता है वो खर्च जो पार्टीज, कैंडिडेट्स और बिजनेसमैन करते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे असली मिलावट होती है ब्लैक और व्हाइट पैसों की। इसमें सबकी अपनी जरूरत है। पार्टीज और कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट्स जीत के पावर में आए, और बिजनेसमैन को ये चाहिए कि उनकी जो हेल्प कर सकता है वो इंसान पावर में आए और वो उसे सपोर्ट करें। वैसे खर्चों की लिमिट के ऊपर लॉ बना हुआ है कि एक बड़े स्टेट में लोकसभा इलेक्शंस में एक कैंडिडेट 95 लाख रुपीस खर्च कर सकता है और छोटे स्टेट में 75 लाख, पर ये लिमिट पार्टी के लिए नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? पर क्या है ना, हम सवाल भी नहीं उठा सकते, ये चीज ऐसी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग और खर्चों का प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा सिर्फ डोनेशन से आता है। अब ये डोनेशंस बहुत टाइप की हो सकती हैं, ये ब्लैक मनी की भी हो सकती है, ये व्हाइट की भी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस नहीं पता तो बता दूं कि एक जो सरकार की नजर में है वो व्हाइट है, एक जो सरकार की नजर में नहीं है वो ब्लैक है। मतलब किसी बिजनेस ने एक पूरी ट्रांजैक्शन कर ली, सामान खरीद के बेच भी दिया और वो पैसा सरकार की नजर में नहीं आया, कैश में कर लिया, छुपा लिए वो पैसे, तो वो पैसा ब्लैक मनी हो जाएगा। उसकी जो इनकम है उस पैसे से वो ब्लैक मनी हो जाती है। पहले तो इस कमाई पे सरकार को टैक्स नहीं मिला, और दूसरा कि ये पैसा आगे भी कहीं जाएगा तो सरकार उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो जनरली क्या होता है, जो पॉपुलर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो जरूरत नहीं पड़ती टिकट्स खरीदने की, क्योंकि पार्टी खुद चाहती है कि वो इलेक्शन जीते ताकि उनकी एक पॉपुलैरिटी बनी रहे। पर ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए 545 सीट है टोटल, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स टिकट खरीदते हैं। वो कैंडिडेट्स या तो ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर वो बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर उनको बिजनेसेस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो इन जनरल ये बिजनेस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का यूज करके बहुत सारा ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखते हैं और उस पैसे से टिकट खरीदी जाती है। ये पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं जा रहा है, ये पैसा बैकडोर से जाता है। इसके ऊपर से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनीज डायरेक्टली भी सपोर्ट करती हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन जीतने वाली होती है, ताकि वो इलेक्शन जीते और इन्हें कुछ फेवर्स मिले। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा ब्लैक मनी तो इकट्ठा कर लेती है, पर फिर उसे व्हाइट भी दिखाना होता है। अब अगर 10,000 करोड़ खर्च कर रही है तो 3-4 हजार करोड़ तो दिखने चाहिए ना व्हाइट में। तो इस सब के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सेप्ट करती हैं, जिससे कंपनीज को भी टैक्स बेनिफिट मिलता है और पॉलिटिकल पार्टीज के पास दिखाने को होता है कि पैसा आ कहां से रहा है खर्च करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये होता क्या है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। इस सब की वजह से इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारा ब्लैक मनी इकोनॉमी में वापस आता है, और ये एक अच्छी चीज है, आगे बताऊंगा कैसे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर खर्च कहां करती हैं? चुनाव के टाइम पे रैलीज, सोशल मीडिया एड्स, गूगल एड्स, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जगह जगह रैलीज करने के लिए, कैंपेन करने के लिए ट्रैवलिंग करनी होती है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स, कार्स, बाइक्स, पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्फलेट्स, इतना कुछ होता है इनके पास खर्च करने के लिए। बहुत सारे कार्यकर्ता उस समय हायर किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, रैलीज में जो लोग आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, और फिर आता है इनका
दूसरा सबसे बड़ा खर्च वोटर्स को डायरेक्टली बेनिफिट देना, कैश, दारू, यहाँ तक कि सोना भी दिया जाता है वोटर्स को ताकि वो उन्हें वोट करें। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ नहीं। इसी इलेक्शन में बंगाल में 7 करोड़ रुपए कैश और 140 करोड़ का ड्रग, अल्कोहल और सोना बरामद किया गया। 1 मार्च से 18 मई के बीच में करीब 4000 करोड़ का ड्रग, 850 करोड़ रुपए कैश, 800 करोड़ से ज्यादा की दारू, 1260 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीशियस मेटल, ये सोना चांदी, और एक्स्ट्रा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रीबीज सीज की गई हैं। और ये सब कुछ दिया जाने वाला था वोटर्स को वोट्स मैनिपुलेट करने के लिए। ये तो वो है जो पकड़ा गया, कितना कुछ रहा होगा जो पकड़ा ही नहीं गया और वो वोटर्स तक पहुंचा है और वोट्स मैनिपुलेट हुए हैं। डॉक्टर एन भास्कर राव सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के चेयरमैन है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे और कामों के साथ साथ हमारे इलेक्शंस के खर्चों का रिपोर्ट बनाती है। 2019 की इलेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से और इस बार जो पूरा माहौल था इलेक्शन के अराउंड, उसे देख के डॉक्टर एन भास्कर राव ने कहा कि इस बार का इलेक्शन खर्चा 1,35,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर हम पर वोटर के हिसाब से निकाले तो करीब 1400 रुपए पर वोटर का खर्चा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा करता है वो है कैंडिडेट, उसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, फिर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन और उसके बाद मीडिया स्पॉन्सर्स और बाकी लोग आते हैं। और कितना खर्चा कहाँ होता है अगर वो देखोगे तो करीब 30 से 35% होता है एडवर्टाइजमेंट्स में और 20 से 25% पैसा जाता है वोटर्स के पास। तो अगर हम उनका अंदाजा सही माने और ये भी ना एक्सपेक्ट करें कि शायद अमाउंट और ज्यादा होगा, उसी अमाउंट पे कैलकुलेट करें तो करीब 27 से 34,000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज दिए गए हैं वोटर्स को, कैश, अल्कोहल, ये सब। और ये सब एक्चुअली डराता है कि हमारे वोट्स किस तरीके से खरीदे जाते हैं। इस सब में बस एक छोटा सा फायदा होता है पर उसका जो रियलिस्टिक रिजल्ट है वो 0.03% के आसपास है। तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदा इतना कम, तो इसे फायदा नहीं बोलना चाहिए। पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि जब इतना ज्यादा ब्लैक मनी जो कि शायद 3 साल 4 साल से स्टोर किया गया था इस दिन के लिए, तो वो पैसा इकोनॉमी में वापस आता है। वो पैसा वापस आता है तो लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। वो गरीब लोग जो शायद दिन का 200, 400, 500 रुपए कमाते हैं, उन्हें 2000 रुपए वो लोग हाथ में दे रहे हैं कैश। तो उनका कंजम्पशन बढ़ता है, वो खर्च ज्यादा करते हैं। और इकोनॉमी में खर्च करना सबसे बेस्ट चीज होती है किसी भी देश के लिए। इसके ऊपर कैलकुलेशंस हुई हैं, 0.02 से 0.03% का फर्क दिखता है पॉजिटिव, बट इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान ये होता है कि फेवरिज्म हद से ज्यादा होता है। टेंडर्स में, लाइसेंसेस में, टैक्सेस, ड्यूटीज, हर चीज में फेवरिज्म होता है। जिसने ज्यादा पैसा दिया है उसको ज्यादा फेवर्स। और इसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड से कंपेयर मत करो क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड 20, 25, 30,000 करोड़ के ही आए हैं और इलेक्शन में खर्च पिछली बार ही 60,000 करोड़ हुआ है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड से आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि कौन सी पार्टी किस चंदा देने वाले को कितना सपोर्ट कर रही है क्योंकि रियल चंदे के फिगर्स हमें पता ही नहीं है। दूसरा नुकसान ये होता है कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो नेता करोड़ों रुपए देके इलेक्शन में आया है, इलेक्शन जीता है, वो रिकवरी तो करेगा अपने पैसों की। और ये इलेक्शन में खर्च किए पैसों का सबसे खराब साइट होता है क्योंकि डिसीजन पहले नेता के फेवर में होगा, फिर पार्टी के फेवर में होगा और लास्ट में आती है जनता। अब मैं अगर इसमें अपना ओपिनियन दूं कि ये सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये सिचुएशन ठीक तो नहीं है। इतना ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्लैक मनी जो कई साल से स्टोर है उसको देश में आना जरूरी है और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं, रेगुलर टाइम्स पे भी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और ज्यादा रूल्स बनाने की जरूरत है। और स्पेशली वो जो लिमिट वाला रूल है वो किसी काम ही नहीं आ पा रहा क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए तो लिमिट है, पार्टीज के लिए लिमिट ही नहीं है। तो पार्टीज की ऑडिट, पार्टीज की लिमिट, इन सब चीजों पे रूल्स बनाने की जरूरत है। इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पे काफी ज्यादा उंगलियां भी उठी हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर एक ऑटोनॉमस बॉडी है तो उसको ऑटोनॉमस के तरीके से ही काम करवाना चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके। और ये पूरी इलेक्शन में जो पैसा खर्च हो रहा है इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता अगर आप इन जनरल ब्लैक मनी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं, पता सबको है, सरकारों को स्पेशली, पर करेगा कौन? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया का प्राइवेटाइजेशन एग्जैक्टली है क्या और इससे क्या होने वाला है। अगर आपको जानना है तो ये रहा वीडियो, आप देख सकते हो और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।